हैं बेडशीट पैक। तो लिखिए जैसा जैसा बोल रही हूँ, पेन और कॉपी चलाइए हाथ, और प्रैक्टिकल को जिस तरह से लिखते हैं वैसे लिखिए। जितने भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल पढ़े हैं पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे गीली सूती चादर की लपेट, हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा का प्रैक्टिकल है। पहले ऊपर हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में पहला प्रैक्टिकल हम लोग लिख रहे हैं ऊनी सूती चादर की लपेट, और इसकी इंग्लिश है बेडशीट पैक। और उसी के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वो है कि यह ऑल्टरनेट टू स्टीम बाथ है, वाष्प स्नान का ऑल्टरनेट है। मतलब अगर वाष्प स्नान हम नहीं दे पा रहे हैं स्टीम बाथ, तो हम बेडशीट पैक देके उन्हीं चीजों में फायदा दे सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने के लिए हम सबसे पहले एपरेटस, मतलब हमें उपकरण क्या क्या चाहिए, पहले तो उसका नाम है ना, और वो क्या है, वो जल चिकित्सा का एक प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद हम उपकरण में लिखेंगे क्या क्या चाहिए हमको। एक तख्त चाहिए, 2 कंबल चाहिए, एक टब चाहिए, एक मग चाहिए, एक छोटी तौलिया चाहिए, एक और चादर चाहिए, 2 कंबल और एक चादर। इतनी इस ट्रीटमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है उपकरण की। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि विधि। हाँ, तो बहुत धीरे धीरे विधि को लिखेंगे मेरे साथ साथ। कि सबसे पहले मरीज के कपड़े उतार दें, और उसने जो भी लंगोट पहनाए या जो भी निक्कर पहनी है वो गीले करके वापस से पहना दें, स्त्री हो या पुरुष। जो भी कच्छा पहना है वो सूती होना चाहिए, और वो वापस से भिगो करके पहन ले मरीज। एक छाती की 1 बलिस्ता चौड़ी पट्टी और चादर। जहां उपकरण आपने लिखे हैं आवश्यकताएं, वहां पर एक छाती की पट्टी भी लिख लीजिए, लगभग 2 फीट लंबी, जो छाती पर 2 बार लैप हो जाए, 2 बार लपेट जाए। तो सबसे पहले कच्छे को गीला करके वापस पहना दें, और छाती पर गीली पट्टी लपेट लें, पानी से भिगो के निचोड़ लें। और चादर पे क्या करेंगे, तखत जो लिया है उस पर हम पहले कंबल बिछाएंगे, एक कंबल, फिर दूसरा कंबल, फिर चादर को पानी से भिगो के निचोड़ लें और उस चादर को फैला देंगे। जब हम फैलाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे जो सिरहाना है उसमें तकिए भर की जगह छोड़ के बिछाएंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा था, कुछ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ध्यान से धीरे धीरे जैसे पिक्चर चल रही हो वैसे लिखिए। एक तखत चाहिए, तखत पे तकिए भर का जगह छोड़ के आपने पहले एक सूखा कंबल बिछाया, फिर दूसरा कंबल बिछाया, कंबल नीचे तखत से लटकते रहेंगे, फिर गीली चादर बिछाई। फिर आपने मरीज को जो कि कच्छा पहने हुए सिर और छाती पर पट्टी बांधे हुए गीली, उसको लिटा देते हैं कंधे से लेके नीचे। तकिए का हिस्सा गर्दन नीचे ही रहेगी और वो नीचे रहेगा, उस पर ना तो कंबल है ना चादर है, तो कंधे से नीचे आपकी चद्दरें हैं। अब पहले आप सूती चादर जो उसके शरीर के पास है एकदम, उसको लपेट देते हैं शरीर पर। एक तरफ से दाहिनी तरफ खड़े होंगे तो दाहिने भाग को लपेटेंगे चादर को, और पैरों को बिल्कुल पास से लपेट देंगे, एक पैर को, दाहिनी पैर को आधे चादर से, जिससे हवा का प्रवेश ना हो।
और ठीक इसी तरह बाएं भाग पे भी लपेटेंगे और बाएं भाग पे पैर को बाएं तरफ से लपेटेंगे। हाथों को शरीर के बगल में रखवा देंगे जिससे वो हिलेंगे ही नहीं। अब पहला कंबल लपेटेंगे ठीक इसी तरह दाहिनी तरफ से आके पैरों को लपेट देंगे, बाईं तरफ से लपेट देंगे। और फिर दूसरा कंबल पूरी तरह लपेट देंगे। जो पैरों के पास बचा हुआ कंबल है जो नीचे जा रहा है शरीर से, उसको वापस शरीर के ऊपर ऐसे पलट के रख देंगे। कंधे के पास, कंधे से गले तक जो जगह छूट रही है उसमें एक सूखा तौलिया लपेट देंगे जिससे बाहर की हवा प्रवेश ना करे। सिर के ऊपर गीला छोटा तौलिया रखेंगे। सिर के नीचे सिरहाने की तरफ एक टब जो पहले लिखा गया है कि होना चाहिए वो लगा देंगे और सिर पर ताजा पानी डालते रहेंगे। ये प्रक्रिया 45 मिनट तक चलेगी। जहां पे उपकरण लिखा है उसी के नीचे चिकित्सा का ड्यूरेशन लिख लीजिए तो याद रहेगा कि कितनी देर चिकित्सा होनी है। तो 45 मिनट चिकित्सा में लगने वाला समय हाइडिंग के तौर पे रख लीजिए। तो चिकित्सा का नाम हो गया, उपकरण हो गए, फिर हो गया चिकित्सा की अवधि, फिर हो गया चिकित्सा की विधि। अब बात करेंगे चिकित्सा का वैज्ञानिक, क्या उसमें विज्ञान पीछे क्या हो रहा है, क्या साइंस है उसके पीछे। ठीक बोल रही हूँ कि तेज बोल रही हूँ कि स्लो बोल रही हूँ, कुछ बता दीजिए। सभी लिख पा रहे हैं? ठीक है। तो चिकित्सा के पीछे विज्ञान क्या है ये लिखेंगे। जब त्वचा से गीली चादर लपेटी जाती है तो शरीर वैसो कंस्ट्रक्शन से गुजरता है, मतलब संकुचन, हिंदी में ही सारा लिखिए। शरीर जो त्वचा से गीला कपड़ा लपेटता है, जब चादर लपेटी जाती है तो मांस जो आर्टरीज मतलब वाहिकाएं जो त्वचा के संपर्क में आती हैं गीले कपड़े से, वो संकुचित हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से रक्त संचार अंदर के अंगों की तरफ तेजी से बह जाता है। अंदर के अंग मतलब लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ यह रक्त बहने लग जाता है त्वचा से अंदर की तरफ। यह प्रक्रिया 15 मिनट तक होती रहती है। तो बॉडी एक कोल्ड इफेक्ट से गुजरती है। पंद्रह मिनट बाद यह स्तर सामान्य हो जाता है और शरीर एक नॉर्मल इफेक्ट से गुजरता है, मतलब सब सामान्य चल रहा है। अब आधे घंटे बाद कंबल की गर्मी से चादर गर्म हो जाती है और चादर गर्म होते ही त्वचा जो संपर्क में है चादर के वो गर्म हो जाती है।
त्वचा के गर्म होते ही रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और रक्त अंदर के अंगों से बाहर आने लग जाता है। यह शरीर वार्म इफेक्ट से गुजरता है। अब शरीर ये वार्म इफेक्ट मतलब गर्म तासीर से गुजरता है। हाँ बताओ मनोज। तो वार्म इफेक्ट से गुजरता है, ये हो गया। तो 3 विधियों से 45 मिनट में, जिसके पश्चात, यहां से लिखे सॉरी, जिसके पश्चात त्वचा से बहुत सारी गंदगी, विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। जो वाइटल ऑर्गन्स थे, हमारे किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स, ये सभी स्वस्थ होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये इसके पीछे वैज्ञानिक तरीके हो रहे थे, मतलब साइंटिफिकली एक्टिविटी हो रही थी, जो 45 मिनट की है। पहले 45 मिनट ठंडक का प्रभाव, नेक्स्ट आधा घंटा सामान्य तापक्रम का प्रभाव, और लास्ट के 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट सॉरी, लास्ट के 15 मिनट गर्म प्रभाव, कोल्ड इफेक्ट, नॉर्मल इफेक्ट और हीट इफेक्ट। ये 3 प्रक्रियाओं से शरीर जब गुजरता है तो हमारे शरीर के आंतरिक अंग अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, शरीर से रोमकूप त्वचा से खुलते हैं और बहुत सारा पसीने के माध्यम से गंदगी, विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे लाभ क्या क्या होते हैं। प्रैक्टिकल लिख रहे हैं तो अब ये चौथा या 5वां पॉइंट होगा, है ना। आवश्यक उपकरण, समय अवधि, विधि, वैज्ञानिक तथ्य, और अभी कौन सा पॉइंट हुआ ये, लाभ। बताइए कोई जना, ये कौन सा पॉइंट है लाभ में, बेडशीट पैक के लाभ। पांचवा हुआ मैं। हाँ ठीक है, पहला नाम तो ऐसे ही हो गया, हाइडिंग में आवश्यक उपकरण हो गया, समय अवधि हो गई, फिर विधि हो गई चिकित्सा की, और फिर उसके बाद वैज्ञानिक तथ्य हो गया, जो हर में आप लिखेंगे साइंटिफिकली क्या हो रहा है बॉडी में, और फिर अभी आप लिख रहे हैं लाभ। ठीक है, तो लाभ में हमारे बोन फीवर, जितना भी बुखार है, ज्वर में दिया जा सकता है। तो अत्यधिक ज्वर की कंडीशन में हम बेडशीट पैक देते हैं। हड्डियों के ज्वर हो जाता है कभी कभी, बोन फीवर, उसमें भी देते हैं। त्वचा संबंधी बीमारियों में देते हैं। पॉइंट वाइज लिखिए, मोटापे में देते हैं, मोटापे में फायदेमंद, त्वचा संबंधी बीमारियों में फायदेमंद, वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस में फायदेमंद।
मतलब अगर किसी का लिवर काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही, पेट स्टमक काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा, ठीक, तो इन सबको और स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत प्रदान करने के लिए बेडशीट पैक का सहारा लेते हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा बनाने के लिए भी बेडशीट पैक देते हैं। और डिप्रेशन के में पेशेंट को बेडशीट पैक दे सकते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 6 हुए मैम। ठीक है भाई, देखो जो मेहनत कर रहा है, लिख रहा है, वो किसी को अपनी कॉपी नहीं देगा, उसी के पास रहेगी, उसके नंबर हैं। जो नहीं लिख रहा है, वो अपने दिमाग में लिख रहा है, वो जाने, उसको वही नोट्स मिलेंगे जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो जो मैं अपने दिमाग से बोल रही हूँ इतनी मेहनत करके 22 साल की, वो कोई देगा नहीं, ये बात तय है। सरोज जी आप किसी को मत दीजिएगा, और मुझे नहीं पता कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा, ठीक है। उसके बाद सावधानियां, हानि भी लिखिए। हानि किन चीजों में नहीं देना चाहिए। अगर ज्वर की स्थिति में मलेरिया या निमोनिया हो, कोई व्यक्ति कांप रहा हो ठंड से, तो फीवर है लेकिन फिर भी हम नहीं देंगे। तो मलेरिया और निमोनिया की कंडीशन में हम बेडशीट पैक नहीं देंगे। बहुत ज्यादा वीकनेस हो, किसी को जर्जर अवस्था हो, तो नहीं देंगे। अति दुर्बलता की कंडीशन में, और जो क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट होते हैं, जिनको सफोकेशन जल्दी होता है, ठीक है, उनको भी नहीं देंगे। क्लस्ट्रोफोबिक का मुझे बहुत हिंदी सही से नहीं आ रही है। क्लस्ट्रोफोबिया, जो बंद में घबरा जाते हैं, बंद इन्वायरमेंट में। अब हम लिखेंगे सावधानियां, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सावधानियां, किसी भी ट्रीटमेंट को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरोपैथी में ये तो तय है कि कोई भी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा भयानक रूप से नुकसान नहीं करता अगर सही तरीके से दिया जा रहा है। पर उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पहला, पंखा चल रहा है और बेडशीट पैक दे रहे हैं, एसी चल रहा है बेडशीट पैक दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सामान्य वातावरण में चिकित्सा देनी है। उसके बाद उसको उलझन हो रही है तो थोड़ा पंखा चलाया जा सकता है, पर जिस समय आप चिकित्सा देने जा रहे हैं, बॉडी नेकेड है और आप लपेट रहे हैं, उस समय पंखा या एसी नहीं चलना चाहिए। उसके बाद आप उसके अनुसार थोड़ा बहुत टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको ब्लोअर खोलना है कि एसी खोलना है कि पंखा खोलना है, वो किया जा सकता है। दूसरा, ध्यान रहे कि चादरें एकदम टाइट शरीर से चिपकी हुई बांधी जाए। जो गीली चादर है वो शरीर से एकदम चिपकी हुई रहे, उसमें हवा जाने की गुंजाइश ना हो, तभी उसका पूरा फायदा मिलता है। तीसरा, सिर पे ताजा पानी गिराते जाएं हर 2-3 मिनट पे, पूरे 45 मिनट तक। चौथा, मरीज को 45 मिनट बाद जरूर नहलाएं।
या बदन पोछें 2-3 बार या नहलाएं। तो नहाना, शावर लेना जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिन्स दिख नहीं रहे पर बहुत सारे विषाक्त तत्व त्वचा के माध्यम से बाहर निकले हैं। हाँ, तो उसके बाद नहाने का जरूरी है, ये लिख लिया। चद्दर जो यूज की जा रही है उसकी हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। तो जो चद्दर इस्तेमाल की गई है उसको पोटेशियम परमैंगनेट से, सेवलॉन से जरूर से धोया जाए अच्छे से, या उसको व्यक्तिगत निजी कर दी जाए जिस भी व्यक्ति को दे रहे हैं। और कंबलों को धूप में डालना है, धोना नहीं है, क्योंकि वो बाहर की बॉडी पे थे। उनको धूप में डाल दीजिए, वो हाइजीन फ्री हो जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है कि अगर मरीज सो जाता है ट्रीटमेंट के दौरान तो उसको सुखद अनुभूति हो रही है, तो हम उसको जगाएंगे नहीं। अगर मरीज चिकित्सा के दौरान सो जाए तो वो जब जगेगा हम तभी उसको जगने देंगे, स्वाभाविक रूप से उसके जगने का इंतजार करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट सावधानी कि अगर व्यक्ति को, मरीज को ठंड लग रही है, किसी व्यक्ति को कांप रहा है वो, तो पहले उसकी बॉडी को गर्म करेंगे, उसके बाद ही ये वाली चिकित्सा देंगे। तो गर्म करने के लिए हम थोड़ी देर सूरज भगवान मतलब सन बाथ दिया जा सकता है। कुछ देर धूप में बिठा दीजिए 15-20 मिनट, उसके बाद गीली सूती चादर की लपेट दीजिए। तो अगर जरा सा भी ठंडक लग रही है शरीर को तो 15 मिनट धूप में बिठा दीजिए, उसके बाद गीली सूती चादर की लपेट। तो जैसे आजकल वाला वेदर है तो धूप में 15 मिनट बैठ जाएं 10-11 बजे, उसके बाद बेडशीट पैक ले लें। ठीक, ये बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है। आई थिंक पूरा आपने लिखा, ठीक है। अब लिखने के बाद ज्यादा समझ में आया होगा। देखने का तो वो 3 मिनट की भी क्लिप नहीं है, 2.5 मिनट में ट्रीटमेंट दिखा दिया था मैंने उस दिन वीडियो पे। देखा था सभी ने कि दोबारा कोई देखना चाहेंगे? सभी ने देखा हुआ है? जी मैम, देखा था और अच्छा भी आया। लिया किसने? मैम लिखा हुआ ज्यादा समझ आ रहा है, अच्छे से लिखा हुआ ज्यादा समझ में आ रहा है ना? हाँ जी मैम। दिमाग में सीधा जा रहा है ना? तो देखिए मेरे पास कहीं कुछ लिखा नहीं है, हाँ, फिर भी मुझे एकदम रटा हुआ है क्योंकि इतनी बार दिया है और मुझे पता है वो कितना अच्छा लगता है। खुद भी लिया है, दिया है पेशेंट को, और मैं इतने अच्छे से लिखा पाई इसका मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा अरे फिर से सेशन आ गया और मैंने लिखा नहीं है कहीं पे भी। तो आप इसको फेयर करके अच्छे से लिखिएगा, दोबारा एक बार और लिखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, और भूले से एक बार ले लीजिएगा तो और याद रहेगा जीवन भर। तो क्विक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या जरूरी है? हमें बहुत सारा ज्ञान है कि हमें जब गुस्सा आए, बीपी बढ़े तो पानी पीना चाहिए, पर गुस्सा आए हम पानी पिए और बीपी नॉर्मल हो उसके लिए क्या जरूरी है? बताइए, इतने सारे लोग जुड़े। पानी बीपी बढ़ा हो तो मम्मी ठंडा पानी पीना चाहिए मैम। ये तो पता है सबको, लेकिन जब गुस्सा आता है, बीपी बढ़ता है तो याद ही नहीं आता ना हमको ये करना है।
मैं वो हाँ कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे तो पता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में शिखा मैम ने बेडशीट पैड बताया है, पर खुद पे आफत आई या किसी पे आफत आई तो आप शिखा मैम को ढूंढ रहे हो, 4 नेचुरोपैथ को कंसल्ट कर रहे हो, खुद को पता है फिर भी आप नहीं कर रहे। इसके लिए तुरंत क्विक रिफ्लेक्स एक्शन हो बॉडी से, जैसे चिपकी काटी किसी ने और हाथ हटा, क्योंकि संस्कार पड़े हैं और पता है कि हाथ को हटना है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसा संस्कार जब डाला जाएगा तो वो कैसे आएगा, संस्कार कैसे आएगा? जब लिया ही नहीं है तो संस्कार कैसे आएगा? उसमें नहीं आएगा ना। तो जब आप जी। खुद अब से उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, खुद उसको लेंगे, तो एक बीज अंदर बोएगा कि नहीं, उसको लेने से भी मुझे अच्छा लगा था। ठीक, वो डर जाएगा कि किसी का कुछ नुकसान हो सकता है, गुड फील आया, ठीक है हमने ऐसे किया। ठीक, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब हम भाग रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें भी डर है, तो उतना विश्वास डेवलप नहीं कर पाओगे, तो नहीं दे पाओगे। शायद 2001 में मेरा पागलपन नहीं होता कि हमें सारी चिकित्सा लेनी है, धूप में हम पड़े हैं, बेडशीट पैक ले रहे हैं बार बार, जहां पे हम सीखने गए थे, तो शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। और आज भी बीच बीच में कभी कभार 6 महीने में, साल भर में मेरा ये दिमाग चली जाता है कि सारी चिकित्सा हमको फिर से दो, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा थेरेपिस्ट अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं, वो क्या क्या भूल जा रहा है, क्या क्या कहानी कर रहा है। होता है, ये लोग सब इजी गोइंग हल्के में चिकित्सा देने लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें छूटती हैं, तो इसलिए भी लेती हूँ। तो फिर से लगता है अरे कमाल है नेचुरोपैथी। तो संस्कार डालने पड़ेंगे, और वो संस्कार जब बैठे रहेंगे अवचेतन मन में, तब वो अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ठीक, तो जब हमें गहरी सांस लेके पानी की आदत बनी रहेगी तो वो तुरंत से याद आएगी, नहीं तो वो तब याद आएगी जब दवा ववा खा के हम शांत हो चुके होंगे, अरे हम ये भी तो कर सकते थे। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमने उसको संस्कारों में नहीं डाला, हमने उसको आदतों में नहीं डाला। तो जब आप डेली अपनी आदतों में डालेंगे प्राकृतिक चिकित्सा को, तब आप उसको कर पाएंगे। अभी आपने लिखा है, तभी आप देख रहे होंगे कि देखने से ज्यादा अच्छा लगा जब आपने लिखा उसको। अभी आप इसको दोबारा फेयर करिए, एक बार और पढ़िए। ठीक, हो सकता है कुछ शब्द इधर उधर हुए हों, क्योंकि मैं भी ऐसे बोल रही थी, स्टेप्स थोड़े इधर उधर हुए हों कि क्या करना है ना, तो वो आपको और ज्यादा अच्छा करेगा। पर सबसे अच्छा करेगा जब आप खुद अपने शरीर पे उसको व्यक्तिगत अनुभव करेंगे। मौसम ठीक हो रहा है, एक्सक्यूज मत लीजिए, जैसे जैसा लिख रहे हैं कर डालिए। ठीक, और फोटोज कलेक्ट करके गूगल पे दिख जाएगी बेडशीट पैक की फोटो। ठीक है, अदरवाइज मैं भी अपलोड कर दूंगी, सर को भी भेज दूंगी, तो वो भी एक आध फोटो निकाल के चिपका लीजिए, तो बढ़िया सा फाइल बनाइए। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। 3 वेरिएशन थे इसमें आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो गीली सूती चादर की लपेट, ये ऑथेंटिक तरीका ही हमने सीखा और 2001 में आरोग्य मंदिर गोरखपुर में किया, और आज तक मैं एकदम इसी तरीके से देती हूँ। कभी कभी किसी किसी पेशेंट को हमें खोलना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम फिर अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग अलग पट्टियां बांधते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग जब आगे पट्टियां उसमें हैं वो हम सिखाएंगे प्रैक्टिकली, फिर वो लिखवाएंगे। तो इसी का पहला वेरिएशन मतलब मेन ट्रीटमेंट, इसी का दूसरा वेरिएशन जो हमने आपको इसी में पढ़ाया सिलेबस में, वो लिखिए पॉइंट डाल के। दूसरा वेरिएशन, गीली चादर पर लेटना। तो दूसरे वेरिएशन में क्या क्या हमें आवश्यक उपकरण चाहिए थे? सिर्फ एक तखत चाहिए, एक चादर चाहिए और 2 कंबल चाहिए। सेम एक बड़ी तौलिया चाहिए, सिर पे भिगोने के लिए एक छोटा हैंड टॉवेल, ताजा पानी, मग और टब, एक तसला टब। ठीक है, आवश्यक उपकरण के बाद विधि क्या है लिखिए, बहुत धीरे धीरे आराम से लिखिए समझते हुए। सबसे पहले एक तखत पे
हमने ठीक उसी प्रकार तकिए का हिस्सा छोड़ करके 2 कंबल बिछा दिए जो चारों तरफ से नीचे लटक रहे थे। फिर चादर को गीली करके, सूती चादर को गीली करके निचोड़ के ऐसा बनाया 4 अंगुल कि वो हमारी रीढ़ की हड्डी गर्दन के पीछे से लेके कमर तक की लंबाई कवर करे। तो सिर तकिए के पीछे जा रहा है, गर्दन जहां पर आएगी पूरी ये गर्दन की कशोरिकाओं को लेते हुए इतनी चौड़ी पट्टी वो चादर बन जाएगी 2-3 फोल्ड की, और वो आपके कमर के टेल बोन तक जाएगी। इतना हम उसको 4 तह पे बना देंगे, 4 या 5 तह का लंबा, और जो भी जहां पे भी ज्यादा और लंबा हो रहा होगा उसको भी मोड़ देंगे। तो व्यक्ति की हाइट के अनुसार हम उस चादर को ऐसे बनाएंगे कि वो रीढ़ की हड्डी के 4 अंगुल बाएं दाएं, मतलब इतना हिस्सा चौड़ा कवर करेगी और गर्दन के पीछे से लेके टेल बोन तक कवर करेगी। अब व्यक्ति को उस पे एकदम इसी तरह नेकेड लेटा देंगे। कच्छा अगर पहनना है तो अगेन वैसा ही गीला करके निचोड़ के सूती कच्छा पहना दीजिए या लंगोट पहना दीजिए, पर कोई भी रैक्सीन का वस्त्र नहीं पहनाएंगे। इसमें छाती की पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं है, ना आपने कही गई है उसमें। तो आप अब इस पे मरीज को लिटा देंगे जिसमें ऊपर की तरफ से एकदम सूखा है, वो पैर भी सूखे हैं, सिर भी सूखा है। क्या गीला है? सिर्फ रीढ़ की हड्डी, सिर्फ रीढ़ की हड्डी। और तुरंत ही उसको दोनों तरफ के कंबलों से एक एक करके लपेट देंगे। एक बार दाहिनी तरफ से कंबल को लपेटें, एक बार बाईं तरफ से लपेटें, पैरों के पास से बढ़ा हुआ कंबल वापस लपेट दें पैरों के ऊपर से। ऐसे ही फिर इसके बाद वाली चादर कंबल को लपेट देंगे। सेम दूसरे ट्रीटमेंट की तरह गर्दन पे हमने शोल्डर को लेते हुए एक और टॉवेल तौलिया लपेट दी, सर पे ताजी तौलिया रखी और पानी धीरे धीरे स्प्लैश किया। तो कंबलों को लपेट दिया जब हमने, गर्दन पे हमने मुलायम सा एक वो लगा दिया तौलिया, सिर पे छोटी टॉवेल और पानी का स्प्लैश। ठीक, अब इसको 30 से 45 मिनट तक रख सकते हैं। जनरली अभी तक मैं ये कोल्ड स्पाइनल बाथ के सब्स्टिट्यूट के तौर पे गीली चादर पर लेटना जो आपके में लिखा हुआ है वो हमने कोल्ड स्पाइनल स्प्रे बाथ के अल्टरनेट के रूप में पेशेंट को दिया है। ठीक है, तो ये कोल्ड स्पाइनल बात है, सिर्फ स्पाइन पे ठंडी चादर पे आप लेते हैं। अद्भुत ट्रीटमेंट है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, आप एक बार लेके देखिएगा। और ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि आप ऐसा कोई कपड़ा पहने, उल्टा पहन लें। शर्ट किसी ने पहननी है तो उल्टी पहन लें, ठीक है, पीछे से बटन से यहां तक, जैसे ऑपरेशन टाइम में नहीं लोग बंधवाते हैं ऐसे, और पीछे से सर्जरी करनी है तो पीछे से खुला रहता है। ऐसा कोई वस्त्र अगर आपको लग रहा है कि हम पूरे नेकेड हैं या कंबल इरिटेट करता है, नो डाउट, हाँ, तो आप ऐसा कोई सूती वस्त्र जो आगे से आपके कवर हो जाए और पीछे से खुला हो, कोई किसी ओपन गाउन्स होती हैं उनको आप उल्टा पहन लीजिए और पीछे स्पाइन आपकी खुली रहे। ये हम लोग तब करते हैं जब हम स्पाइनल स्प्रे बाथ पे ऐसे पेशेंट को लिटाते हैं, है ना, तो रीढ़ की हड्डी में
जब सीधे पानी लगेगा त्वचा से तो उसकी फीलिंग अलग होगी। कपड़ा पहने रहेंगे तो प्रेशर तो आएगा, पर सीधे पानी उस त्वचा को ना छूने की वजह से उतना अद्भुत रिजल्ट नहीं आता। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने सूती कोई कपड़ा उल्टा उल्टा पहन लिया और पीछे से वो खुला है रीढ़ की हड्डी पे, और आप ऐसे लेट गए। नीचे आपने, मतलब क्योंकि टेल बोन चाहिए तो ऐसा ना करें कि आपने नीचे पजामा पहन रखा है, ठीक है, उसका प्रभाव लाने के लिए। तो वो चादर गीली नीचे एक लेयर आनी चाहिए आपकी टेल बोन तक। उसके बाद आप लपेटवा दीजिए किसी को भी। तो ये बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है जिसमें आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। मिनिमम टाइम आप 20 मिनट रखो, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाओ, और मैक्सिमम 45 मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें वैज्ञानिक रूप से क्या हो रहा है, अभी तो मैंने विधि लिखवाई। वैज्ञानिक तरीके से क्या हो रहा है, सारा का सारा खून कहाँ जा रहा है, रक्त का संचार पूरे शरीर से रीढ़ की हड्डी की तरफ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडक है, और उस ठंडक को कॉम्पनसेट करने के लिए रीढ़ की हड्डी पे लगातार ठंडा होने से संकुचन हो रहा है, और ब्लड कैपिलरीज के संकुचन होने से, रक्त वाहिकाओं के संकुचित होने से वहां पर ठंडक मिल रही है। और उस ठंडक को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए शरीर कोशिश कर रहा है। तो वहां पर ब्लड को फेंक रहा है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है। जिसकी वजह से पूरे शरीर का रक्त आपके स्पाइन के ऊपर है, स्पाइन पे जा रहा है और स्पाइन से अंदर के ऑर्गन पे आ रहा है। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी पे जितने ब्लॉकेजेस हैं, जितना विषाक्त तत्व इकट्ठा है, वो सब दूर हो रहा है। इसमें क्या लाभ होंगे, एक गिलास मुझे पानी दे दो। इसमें लाभ क्या होंगे लिखिए। अब इसके बाद लाभ लिखिए। वैज्ञानिक आपने विधि लिख ली, अब लाभ लिखिए। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में अद्भुत काम करेगा ये। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों में ये मिलेगा कहीं नहीं। ये मैं समझ के, क्योंकि इतनी चिकित्सा कर रहे हैं हम लगातार और इतना पढ़ रहे हैं कि हम ये ऐसे ही बता रहे हैं आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से लिखा हुआ। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों में अद्भुत काम करेगा। तो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार कौन कौन से हो गए? ऐसे 5 विकारों के नाम बताइए जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। बताइए, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों में, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में 5 ऐसी बीमारियों के नाम बताइए फटाफट। मैम जैसे जो हाथ कांपने लगते हैं वो एक समस्या होती है, पार्किंसन। और मैम मिर्गी पार्किंसंस, की भी जी। होती है, स्ट्रोक की, मिर्गी और स्ट्रोक। हाँ, वो भी हो सकता है। और लकवा जैसी समस्या भी मैम इसी में आएगी जो? हाँ, आ सकती है, पर हम लोग जब चिकित्सा देंगे, अभी सावधानी में लिखवाती हूँ, वो भी आ सकती हैं। और बताइए, छोटी छोटी बताइए, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने चल दी, छोटी छोटी बताइए। पहले आम आदमी वाली बताइए। आम आदमी वाली नर्वस सिस्टम की मैम 5 सर बीमारियों दर्द, के नाम। हाँ जी, सर दर्द, चक्कर आना। हाँ, इस पे आइए ना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, ये सब कहाँ है? धुंधलापन भी हो जाता है मैम। क्या हो जाता है? धुंधलापन मैम, धुंधलापन, हाँ, ब्लर। ब्लर विजन। तो सबसे पहले छोटे छोटे लेवल पे समस्याएं लिखिए। कोल्ड स्पाइनल बाथ जब आप ले रहे हैं, गीली चादर पे लेटना,
आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वस वीकनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, फटीग, टायर्डनेस। फिर उसके बाद आता है जो पेन रहता है स्पाइन में। तो ये सारी पहले आ गई, फिर धीरे धीरे आपका पार्किंसंस आ गया, एजिंग में और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी आ गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ गए। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे, आपके पास हो गई, हमने लाभ लिख लिए। अभी प्रिकॉशंस, सावधानियां क्या क्या रखनी है। ठीक, तो कभी भी कोई भी चिकित्सा आरंभ करने से पहले हम उसके ड्यूरेशन को कम रखेंगे। पहले ड्यूरेशन रखेंगे 15 मिनट, 10 मिनट पहले दिन, फिर हम 15 मिनट करेंगे, फिर 30 मिनट और मैक्स टू मैक्स 45 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट से लेके 45 मिनट तक किसी भी स्थिति में धीरे धीरे जाना चाहिए। जैसे आप पहले दिन लिखेंगे, अगला कहेगा हमको बहुत अच्छी नींद आई, आप उसको थोड़ा और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। और जितना मुझे लग रहा है कि जितना मैं समझती हूँ 20 मिनट से ज्यादा की इस चिकित्सा में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पट्टी है ना, जो फोल्ड करके आपने रखी है, वो गर्म हो चुकी होगी 4 फोल्ड में। ठीक है, तो कोल्ड स्पाइनल बाथ 20 मिनट तक होना चाहिए। अब लाभ हो गए, हानि मुझे नहीं लग रहा कोई है इसमें कोई खास। सेम वही है कि ठंडक बहुत लग रही हो तो ना दें कृपया, क्योंकि ठंडा चिकित्सा है। शरीर खुद बताता है, शरीर बहुत गर्म है तो हम क्या करते हैं, बहुत तेज 104 डिग्री फीवर है किसी को तो ठंडा करते हैं ना, क्योंकि गर्म है शरीर, ठंडी पट्टी सर पे, पेट पे, पिंडलियों पे, बार बार स्पंज। और अगर शरीर ठंडा है तो हम कहते हैं भाई गर्म पानी में पैर डाल लो, गर्म पानी में बैठ जाओ, कहते हैं ना गर्म पानी पिलाओ, काढ़ा पिलाओ। तो शरीर जब कांप रहा है, ठंड लग रही है, तो हम गर्म ट्रीटमेंट करते हैं, तुरंत गर्म पानी में पैर डलवा देते हैं। छींके आ रही है किसी को, गर्म पानी में हॉट फुट बाथ, जो हम आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे आपको। तो शरीर अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपका शरीर खुद बताता है कि आपको क्या चाहिए, क्या चिकित्सा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग थे सावधानियों पे। हानि मुझे लग नहीं रहा, हानि सबसे बड़ी यही है कि शरीर कांप ना रहा हो, उसको ठंडक ना लग रही हो, क्योंकि हम ठंडा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम सावधानी में लिखेंगे कि चिकित्सा का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जैसे जैसे पेशेंट मरीज अनुकूल हो जाए वैसे वैसे चिकित्सा बढ़ानी चाहिए। एक और सावधानी जो उसमें भी लिखनी चाहिए थी, गीली सूती चादर की लपेट में भी, इसमें भी लिख लीजिए, खाना खाने के 3 घंटे बाद ही चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि जब भोजन खाया है तो पूरे शरीर का रक्त संचार कहाँ आया है, पेट में। ठीक, अब पेट में रक्त संचार है और वो खाने को हजम करने में लगा है, हमने उसको कंफ्यूज कर दिया, अब हमने रक्त संचार को ट्रांसफर कर दिया स्पाइन पे, तो आपको इरिटेशन और एंजाइटी हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रीटमेंट से नहीं है, ये खाने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट लेने से। तो खाना कम से कम 3 से 4 घंटे हजम हो जाए तभी प्राकृतिक चिकित्सा का कोई भी चिकित्सा लेनी चाहिए। तो 3 से 4 घंटे भोजन के बाद लेनी है। और अगर आपने कोई लिक्विड या जूस पिया है तो 1 घंटा हो सकता है। तो लिक्विड पिए हुए 1 घंटा, खाना खाए हुए 4 घंटे हो चुके हों तभी चिकित्सा लीजिए। अन्यथा बहुत बार ऐसा होता है कि खुद को नहीं पता होता कि किस कारण से एंजाइटी हो रही है और हम ये मान लेते हैं कि हमें चिकित्सा सूट नहीं करी। ठीक है, रख दो, जाओ। मैं पानी की मात्रा कितनी गर्म रखे पट्टी करे तब? कहाँ पर पट्टी कर रहे हैं? शरीर पर, जैसे अभी पट्टी का बताया ना, गीली चादर पट्टी का, जैसे पानी गर्म तो होना चाहिए ना? नहीं, अच्छा सभी लोग समझो, ठंडा, मैंने ठंडे पानी के बताया या गर्म पानी की? मैंने ताजे पानी, ताजा नॉर्मल पानी जो होता है हमारा, हाँ वो ही रहेगा। ठीक है,
तो हम ताजे पानी से पट्टी गीली करेंगे। तो गीली सूती चादर की लपेट में भी जो अंदर की चादर है वो ताजे पानी से भीगी रहेगी। तो ताजा बढ़िया ठंडा पानी जो आता है, अगर टंकी का पानी गर्म आ रहा है और मई जून में आप दे रहे हैं तो उसको ठंडा करके जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ताजे पानी का, कुएं से निकला पानी, नदी का पानी या घर का पानी रखा हुआ, उससे देंगे। एकदम तप्त गर्म पानी जो टंकी का मिल रहा है हमको 1 बजे खौला हुआ, उससे नहीं देंगे। तो जो सामान्य पानी आप सामान्य कंडीशन में पीते हैं वो टेम्परेचर ही हम सर पे लगाएंगे, उसी से पट्टी भिगाएंगे और उसी को स्पाइन पे रखेंगे। ठीक है। इनफैक्ट जब बहुत गर्मी होगी तो हम थोड़ा ठंडा भी, घड़े का पानी भी, मटके का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सावधानियों में इसमें भी सेम हो गया। इसकी सावधानी में भी लिखिए कि जो चादर आपने यूज की है वो या पर्सनली होगी या आप उसको अच्छे से वॉश करेंगे। कंबलों को भी आप थोड़ी देर धूप में डालेंगे। और इसके बाद भी व्यक्ति को या नहाना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर के लिए या स्पंज कर लेना चाहिए, मतलब बॉडी को पूरा गीले कपड़े से पोंछ लिया और फिर दूसरे कपड़े पहन लिए। मतलब आइडियली करने को तो हमारे यहाँ भी क्लिनिक में चाहे जितना ज्ञान दे दो, वो नहीं मैम हो गया कपड़े पहन लिए, तो ऐसा करते हैं लोग। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, आपको पता होना चाहिए, आप खुद भी करेंगे, हो सकता है ना करें, गीली चादर से उठ गए, दूसरे कपड़े पहन लिए, चादर धुलवा दी या धूप में डाल दी। लेकिन आइडियली हमने एक एक चीज लिखवाई कि आप आगे अपने को किसी को पढ़ाएं, किसी को बताएं, तो प्रिकॉशनरी आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 2 ट्रीटमेंट आपने लिखे, इसको एक बार सोने से पहले फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और कल तो गैप रहेगा, तो कल भर में किसी को ना टाइम अगर आप निकाल पाए तो दिन में ले लीजिएगा चिकित्सा। कुछ नहीं पूछना है किसी को, एकदम शानदार बताया हमने। हम सारा तो लिख ही लिया, इतने अच्छे से समझ आ गया जी। तो प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा है आप सबने कि रफली लिखा है? मैम अभी रफली लिखा है, फिर प्रैक्टिकल कॉपी में ना फेयर करके लिखेंगे और फिर जो पिक्चर आप सेंड करेंगे या हम निकाल के उसको पेस्ट करेंगे। कुछ मेहनत कीजिए सभी लोग, गूगल पे जाके बेडशीट पैक इन नेचुरोपैथी इमेजेस, है ना, फिर नहीं मिलेगी तो हम तो कर ही देंगे। और एक तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, तो मुझे मेरे पास है बहुत सुंदर सी, अभी एक वीडियो एडिटिंग के लिए यूज की थी। ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा मिलता नहीं है कंटेंट, वो लपेटी हुई मिलेगी, बट स्टिल वो भी मिलेगी तो अच्छा है। अब इसी का एक और वेरिएशन है जो हम लोग अगली क्लास में लिखेंगे, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो एकदम इकट्ठा हो जाएगा सब चीजें। तो उसमें लास्ट 3 वेरिएशन थे ना। लास्ट था कि गीला कपड़ा पहन के लेट जाएं, है ना, पूरा गीला कपड़ा गाउन की तरीके का पहन के लेट के फिर लपेट ले, है ना, उसको स्पेनिश लबादा भी कहते हैं, 1-2 पुरानी किताबों में मिल जाएगा। तो स्पेनिश में उसको शुरू किया गया, मुझे याद नहीं है किन्होंने शुरू किया, और वो आपके इसमें है ये सिलेबस में। तो उसको लिखवाने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट हॉट फुट बात पे जाएंगे, जो बाल्टी वाला ट्रीटमेंट था। ठीक है। तो कुछ पूछना हो बताइए। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर हम पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो 5 मिनट 4 मिनट में फिर हम पूछेंगे। गीली सूती चादर की लपेट का समय कितनी देर है? 45 मिनट। 45 बढ़िया। अच्छा, गीली सूती चादर की लपेट में गीला वर्ड आया है, हाँ, गरम नहीं आया है। तो कभी भी ये कंफ्यूजन मत करिएगा
ठंड होगी तो हॉट वाटर बैग अंदर रखा जाएगा, ये भी लिख लीजिए, रह गया। बहुत ठंड की कंडीशन में पहला तो इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर को गर्म करेंगे धूप में बिठा के। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम गर्म पानी की थैली शरीर के अंदर रख देंगे 2 कंबल के बीच में, जो रबड़ की आती हैं। लेकिन चद्दर को कभी भी गर्म पानी से नहीं निकालेंगे, हल्के गुनगुने से कर सकते हैं, ठीक है। चद्दर को सादे पानी से ही निकालेंगे और शरीर में पर्याप्त गर्मी बनाने के लिए हम पैरों के बीच में 2 कंबलों के बीच में एक गर्म पानी की थैली रख देंगे, जिससे मरीज को ठंड नहीं लगेगी। ऑल्दो ठंड में ये चिकित्सा नहीं दी जाती है, लेकिन जैसा कि लिखा गया है वो हमने आपको बताया, बहुत ठंड में चिकित्सा दी ही नहीं जाती, शरीर वैसे ही टेम्परेचर ठंडा है। ये वाली दे सकते हैं जो अभी हमने सेकंड लिखवाया, गीली चादर की लपेट, गीली चादर पर लेटना, ठीक है, इसको कर सकते हैं। बाहर हीटर लगा दिया, एटमॉस्फेयर गर्म कर दिया, वो थोड़ी सी देर में स्पाइन पे है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। पर पूरी गीली चादर की लपेट हम नवंबर से लेकर के फरवरी तक नहीं देते पेशेंट को, मार्च से देते, ठीक है। और सशक्त पेशेंट को देते हैं शुरू में, वीक पेशेंट्स को नहीं देते। तो ज्यादा सेफ चलने के लिए जो रीढ़ स्नान का हमने ऑल्टरनेट बताया है वो आपका अच्छा है, गीली चादर पर लेटना, उसमें ठंड लगने की संभावना नहीं है। और पहली कंडीशन में अगर किसी को ठंड लगती है तो चद्दर को गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि फायदा तो ठंड पे ही लेटने का है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र आपकी ठंडे से स्टिमुलेट होता है। अब एक और बात बताइए, हमने कहा कि ठंडी चिकित्सा देते हैं तो खून का दौरान बढ़ता है, इसीलिए बर्फ खाते हैं तो जुकाम ठीक हो जाता है, ऐसे ही कहते हैं ना। अब बहुत दिनों से जुकाम नहीं ठीक हो रहा है तो आइसक्रीम खा लीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। ठंड को मारती है, तो इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य कौन समझाएगा? कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है? मैम बर्फ की तासीर गर्म होती है इसीलिए। अब ऐसे इसको समझाइए ना, बर्फ की तासीर गर्म कैसे होती है? जो उसकी गैस होती है ना, उसका नाम भूल गया मैं, उस गैस की वजह से होती है मैम, जो वो जिस गैस से वो बर्फ बनती है। आइस, बर्फ का इफेक्ट एक्सोथर्मिक होता है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइट चली गई है, कनेक्शन भी पुअर हो गया, हमें मतलब चेंज करना पड़ेगा, टाइम भी हो गया है। आवाज आ रही है? नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइस का इफेक्ट एक्सोथर्मिक होता है, और प्रैक्टिकल्स लिखेंगे जितने पढ़े हैं, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री